मैं CSN PG कॉलेज हरदोई का प्रोफेसर समाजशास्त्र डॉक्टर नरेश चंद्र शुक्ल हूँ और मैं आज आपको समाजशास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और दूसरा प्रश्न ये बनता है इसमें कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो इस संदर्भ में मेरा मत है कि अनेक परिभाषाएं विज्ञान की दी जाती हैं, लेकिन मैं एक परिभाषा का उदाहरण देना चाहूँगा कि कार्ल पियर्सन ने हमारे यहाँ कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी प्रकृति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु। अर्थात कोई भी विषय विज्ञान तब कहलाता है जब वो वैज्ञानिक पद्धतियों का अनुसरण करता है। तो विज्ञान की पद्धतियाँ क्या है और उन पद्धतियों का प्रयोग हम करते हैं या नहीं करते हैं, ये हम आज देखेंगे समाजशास्त्र के विषय में। तो समाजशास्त्र की प्रकृति भी वैज्ञानिक है और इसीलिए इसको ये विज्ञान की प्रकृतियों का अनुसरण करता है, इसलिए ये विज्ञान है। अब विज्ञान की प्रकृति क्या है और विज्ञान की प्रकृति के चरण क्या है, वैज्ञानिक पद्धति के चरण क्या है। तो उसमें नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट फॉर स्टडी। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट फॉर स्टडी सबसे पहले अध्ययन विषय का चुनाव। हम किसी भी विषय का अध्ययन जब चलते हैं तो हम एक विषय का चुनाव करते हैं। बार बार अनेक विषयों का अध्ययन एक बार में नहीं कर सकते। न कोई डॉक्टर रोगियों का इलाज, अनेक रोगों का इलाज एक साथ नहीं कर सकता है, वो एक एक रोग लेकर चलता है। उसी प्रकार हम भी अपने उसमें अध्ययन विषय में एक विषय का चुनाव एक समय में करते हैं। नंबर 2 आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उपकल्पनाओं का निर्धारण। उपकल्पनाओं का चयन हम करते हैं। हमारे मस्तिष्क में कोई जब टास्क हमें मिलता है, कोई हमें कार्य मिलता है अनुसंधान के लिए, तो हमारे दिमाग में कुछ उपकल्पनाएं आती हैं और उन उपकल्पनाओं के हिसाब से हम अपना कार्य करते हैं। जैसे हमें कोई दुर्घटना का अध्ययन करने के लिए अगर कहा जाए तो हम उस दुर्घटना के अध्ययन करने के पूर्व अपने मस्तिष्क में घर में चलने से पूर्व हम ये अध्ययन करते, दिमाग में ये बातें आती हैं कि वो दुर्घटना कैसे हुई होगी। अगर मान लीजिए कार और ट्रक की दुर्घटना है तो कार और ट्रक में क्या दुर्घटना कैसे हुई होगी और क्या ड्राइवर रॉन्ग साइड तो नहीं था, या कार रॉन्ग साइड तो नहीं थी, या ब्रेक तो नहीं फेल हो गए, या शराब तो नहीं पिए था, आदि अनेक बातें हमारे मस्तिष्क में आती हैं जो उपकल्पनाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार की उपकल्पनाएं हम नोट करेंगे जो हमारे अध्ययन में हमको सहायता प्रदान करती हैं। नंबर 3 आता है डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिवर्स। हम अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करते हैं और अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करने के लिए हमें एक यूनिट तय करनी पड़ती है कि हम कहाँ पर अध्ययन करेंगे और किस यूनिट पर करेंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमें बाल अपराध का अध्ययन करना है तो बाल अपराध करने के लिए हम पूरे जिले को या पूरे प्रदेश को या पूरे देश को नहीं ले सकते। हम एक यूनिट को लेंगे और वो यूनिट कोई तहसील हो सकती है, कोई ब्लॉक हो सकता है, कोई गांव हो सकता है, जिसमें हम अध्ययन करेंगे। तो एक यूनिट का एक यूनिवर्स का चुनाव हमें करना पड़ता है, अध्ययन क्षेत्र जिसको कहा जाता है। नंबर 4 आता है सिलेक्शन ऑफ एपरेटसेस और स्टडी टूल्स। जो हम उपकरणों का चुनाव करते हैं, जैसे आजकल के युग में तकनीकी युग हो गया है। तकनीकी युग में हमें चलने से पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वीडियो की ज़रूरत पड़ती है, हमें टूल्स में ज़रूरत पड़ती है कापी पेन पेंसिल की, हमें टूल्स में ज़रूरत पड़ती है नक्शे की, हमें टूल्स में ज़रूरत पड़ती है साक्षात्कार के लिए प्रबंध करने की। तो अनेक उपकरण हैं जिन उपकरणों की सहायता से हम अपने अध्ययन को पूरा करते हैं, शोध को। तो उसमें हम उन उपकरणों को लेकर चलते हैं और वे उपकरण पहले से हमारे पास तैयार रहते हैं। जैसे कि हम किसी भी डॉक्टर को देखते हैं, वो ऑपरेशन से पूर्व अपनी टेबल पर सब उपकरण लगा लेता है और ऐसा नहीं कि वो पेट खोलने के बाद में उपकरण ढूंढता है जिससे कि उसको रिजल्ट पूरा मिल सके। तो इसी प्रकार से हम भी अपने अध्ययन में उपकरणों को पहले से एकत्र करके चलते हैं। अब नंबर 5 आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा, अवलोकन। देखिए, अवलोकन का हमारे बड़ा महत्व है। अवलोकन हम स्वयं करते हैं, हम अपनी आँखों से देखते हैं और देखकर हम चलते हैं
और ऐसा नहीं कि हम किसी से पूछ कर अपने अध्ययन को पूरा करते हैं या शोध को पूरा करते हैं। जैसे रोगी को देख कर डॉक्टर जो है रोग का इलाज करता है, वैसे ही हम लोग भी, हमारे शोधकर्ता भी वहाँ पर स्थलों पर जाकर अवलोकन करके अपनी बात को पूरा करते हैं, शोध को पूरा करते हैं। तो ये तथ्यों का अवलोकन हुआ। नंबर 6, तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। जो कलेक्शन ऑफ डाटा, हम तथ्यों का एकत्रीकरण करते हैं। हम तथ्य जहाँ मिलते हैं, हमें हो सकता है बिखरे हुए तथ्य मिले, लेकिन हम उन तथ्यों को लिखते जाते हैं, नोट करते जाते हैं या टेप करते जाते हैं, जिनको हम बाद में नंबर 7 आता क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, तथ्यों का वर्गीकरण। तथ्यों के वर्गीकरण के बाद में हम जो है क्या करते हैं कि उन तथ्यों को, जो बिखरी हुई सामग्री है, उनको हम एकत्रित करके एक स्थान पर और उनको क्रमवार करते हैं, ताकि हमारे रिजल्ट बढ़िया हो और हम उनको तथ्यों को सही तरीके से आकलन कर सकें और हम अपना रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया दे सकें। तो इस प्रकार हम जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन के बाद हम जब तथ्यों का संकलन करते हैं तो हम अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकालते हैं। अब हमारे पास सारी सामग्री आ गई, शोध हमारा कंप्लीट हो गया, हम उसका जो है सामान्यीकरण करते हैं, जनरलाइजेशन एंड फार्मुलेशन ऑफ लॉज। हम नियमों का निर्धारण करते हैं। हम ये अध्ययन करते हैं कि जिस क्षेत्र में हमने बाल अपराधियों का अध्ययन किया, वहाँ पर बाल अपराधियों की संख्या क्यों अधिक है, क्या स्कूल ज़्यादा दूर तो नहीं है, अध्यापकों का अभाव तो नहीं है, बच्चे आधे स्कूल में छोड़ के चले तो नहीं जाते हैं, आदि आदि अनेक बातें। और हम फिर नियम निर्धारित करते हैं कि यदि बच्चों के स्कूल गांव के निकट खोले जाए तो हम उससे ज़्यादा उनको लाभान्वित कर सकते हैं और वो अपराधी बनने से रुक सकते हैं। आदि अनेक प्रकार के नियमों का निर्धारण हम तब करते हैं जबकि हम तथ्यों का संकलन नियमवार और क्रमवार कर पाते हैं। तो हम कुछ नियम बनाते हैं और नियमों का निर्धारण केवल उस यूनिट के लिए नहीं होता। हम जो नियम बनाते हैं उस यूनिट को हम कहीं पर भी लागू कर सकते हैं, समाज के किसी भी स्थल पर, समाज के कहीं पर और देश में कहीं पर लागू कर सकते हैं कि उस यूनिट की भांति अगर स्थितियां जहां पर भी होंगी वहाँ पर वही स्थिति आएगी जो स्थिति हमें उधर शोध में यहाँ पर मिली है। तो इस तरीके से हम नियम बनाते हैं और उन नियमों का पालन करने के लिए सुझाव भी देते हैं और भविष्यवाणी भी करते हैं कि यदि इन स्थितियों में सुधार न किया गया तो स्थिति और भयावह हो जाएगी, यदि सुधार कर दिया गया तो स्थिति और बेटर हो जाएगी। इस तरीके से हम अपने अध्ययन को करते हैं। तो अब मैंने आपको विज्ञान की पद्धति के चरण बताए और उन चरणों के अनुसार आप अगर देखें तो हमारा समाजशास्त्र इन सब चरणों का प्रयोग करता है। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट फॉर स्टडी करता है, फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिवर्स करता है, सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिसेस और स्टडी टूल्स ये भी अपनाता है और ऑब्जर्वेशन भी करता है, तथ्यों का संकलन भी करता है, कलेक्शन ऑफ डाटा भी करता है और नियमों का निर्धारण करता है। तो इस तरीके से हम समाजशास्त्र चूँकि वैज्ञानिक की पद्धतियों का अनुसरण करता है इसलिए हम उसे विज्ञान कह सकते हैं। इसलिए हम समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं और विज्ञान पर होने वाली कई आपत्तियों का निस्तारण हम अगले क्लास में करेंगे। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, विद्यार्थियों को सरल रूप में यही समझना चाहिए कि विज्ञान समाजशास्त्र को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो विज्ञान की पद्धति के चरण हैं और उन चरणों का प्रयोग समाजशास्त्र करता है, इसलिए समाजशास्त्र एक प्रकार का विज्ञान है। धन्यवाद।